अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छी आय के लिए कैसे करें जूट की वैज्ञानिक ढंग से खेती। नाडेप कंपोस्ट बनाने की तकनीक और उपयोगिता। अपने प्रदेश में कोशी क्षेत्र के ज्यादातर किसान जूट यानी कि पाट की खेती करते हैं। चूंकि अभी इसकी बुआई का उचित समय चल रहा है, तो जो किसान इसकी खेती करने जा रहे हैं वो जूट की उन्नत किस्मों का चयन कर इसकी बुआई उन्नत ढंग से करें, तभी आपको इस फसल से अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर जूट की उन्नत खेती किस प्रकार से की जाएगी। तो आइए इस बारे में पूरी जानकारी के लिए मिलते हैं जूट अनुसंधान केंद्र जिला कटिहार के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार सिंह से। किसान भाइयों, पाट की बुआई का समय आ चुका है। पाट दो प्रकार का होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। एक तोसा पाट, एक सादा पाट। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जो तोसा पाट है उसकी खेती थोड़ा अच्छे, उसके लिए खेत अच्छा चाहिए और जो ऊपरी ज़मीन है उसी पे उसकी खेती संभव हो पाती है। जबकि सादा पाट की खेती और जो आंशिक जल जमाव वाली भूमियां हैं, निचली जमीन है या सूखे की परिस्थिति में भी तोसा पाट का उत्पादन अच्छा रहता है। आधुनिक युग में वैज्ञानिक तरीके से खेती करना तभी संभव है जब किसान को यह पता हो कि आखिर उसके खेत में पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, और इसके लिए जरूरी है कि वो मिट्टी की जांच करके पोषक तत्वों की पूर्ति करे। जूट यानी पटसन की बात करें तो इसके लिए कौन कौन पोषक तत्वों की कितनी मात्रा में कब देना है, आइए जानते हैं। उर्वरक प्रबंधन के लिए आप 60 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग में ला सकते हैं। यदि आपकी ज़मीन मिट्टी हल्की है, कम उपजाऊ है, तो उर्वरकों की मात्रा थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। इसको जो है आप 80-40-40 कर सकते हैं, यानी 80 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास। इसके अतिरिक्त बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की हमारी ज़मीन में कमी, जिसमें जिंक एक प्रमुख है। तो जिंक की कमी फसल में ना आने पाए, उसकी बढ़वार अच्छी हो, तो आप बुआई के समय 20 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर की दर से भी जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। इससे फसल आपकी अच्छी होगी। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसके आधार को मजबूत करना जरूरी होता है, और इसके लिए खेत की तैयारी का काम अहम होता है। इसके लिए खेत की एक बार गहरी जुताई करें, बाद में 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर के माध्यम से करके पाटा लगा दें। साथ ही यदि संभव हो तो आखिरी जुताई के समय 10 टन गोबर की खाद को खेत में मिला दें। और आइए बात करते हैं इसकी उन्नत प्रजातियों की, जो कि इस प्रकार से हैं। तोसा पाट में बहुत ही उन्नत प्रजातियां अधिक उपज देने वाली हैं। इसमें एक प्रजाति है JRO 204। नवीन से इसका उपज जो है कम से कम 5 कुंटल अधिक है प्रति हेक्टेयर की दर से, और ये 110 से 120 दिन में पक करके ये कटाई के योग्य तैयार हो जाती है। इसका रेशा भी बहुत अच्छी गुणवत्ता युक्त होता है। दूसरी प्रजाति है JRO 8432, या हम इसको सूर्या भी बोलते हैं, सूर्या के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी उपज देने वाली है और 110 से 15 दिन में यह जो है रेशा के रूप में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। अन्य भी बहुत सारी प्रजातियां हैं। JRO 66 है, JRO 128 है,
JBC 5 है, ये सब प्रजातियाँ अच्छी नवीन प्रजातियाँ हैं और किसान भाइयों को इसके बारे में इनके बारे में जो है पता करें और जहाँ से भी इसका बीज चाहे केंद्रीय पटसन अनुसंधान संस्थान कोलकाता से भी मिल सकता है, पाट अनुसंधान केंद्र कटिहार से भी इन प्रजातियों का बीज मिल सकता है। उन्नत प्रजातियों का चयन कर लेने के बाद इस फसल को शुरुआती अवस्था में रोग व कीटों से बचाने के लिए बीज उपचार करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं बीज उपचार के बारे में। अब बीज दर की बात करते हैं। तोसा पाट में बीज दर 4 से 4.5 किलो प्रति हेक्टेयर है, जबकि सादा पाट में यह बीज दर थोड़ा कम है, 3.5 से 4 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इसका बीज दर लगता है। नाना प्रकार की रोग बीमारियों कीटों से व्याधियों से बचाने के लिए हम बीजों का उपचार करते हैं। तो बीजों का उपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम या थीरम है, आप इसका 3 ग्राम दवा ले सकते हैं प्रति किलो बीज की दर से, और अगर दोनों का मिला करते हैं तो 2 ग्राम थीरम 1 ग्राम बाविस्टिन ले करके इनसे बीजों का उपचार कर देंगे तो बीजों में शुरुआत के 1.5 से 2 महीने तक रोग कीड़ों के लगने की संभावना कम से कम हो जाती है। बीज उपचार कर लेने के बाद इस फसल की बढ़वार अच्छी हो और इससे भरपूर उत्पादन मिले, इसके लिए जरूरी है इसकी बुवाई वैज्ञानिक ढंग से की जाए। तो आइए इस बारे में जानते हैं। तोसा पाट की बुआई मार्च के आखिरी सप्ताह से अप्रैल भर की जा सकती है। अब बुआई की विधि की बात करते हैं। बुआई की विधि आमतौर पे हमारा जो उत्तरी बिहार है, कोसी क्षेत्र है, यहाँ के किसान छिटकवा विधि से बुआई करते हैं। लेकिन अगर बीजों को कतारों में बोया जाए, पाट के बीजों को कतारों से बुआई किया जाए तो उसका उपज अच्छा आता है, फसल अच्छी होती है, गुणवत्तायुक्त होती है और उसमें रोग और कीट व्याधियाँ कम आती हैं। कतारों में बुआई करने के लिए जो निर्जेफ्ट कोलकाता है उसके द्वारा विकसित किया गया एक मशीन है जिसे हम पाट जूट सीड ड्रिल बोलते हैं। जूट सीड ड्रिल जो मानव चालित है, इसको एक व्यक्ति जो है दिन भर में इस जूट सीड ड्रिल की मशीन से 1 एकड़ खेत की बुआई कर सकता है। तो इस प्रकार से महंगा भी नहीं है और कतारों में हो सकता है। पाट के जो पाट के कतारों से कतारों की दूरी 30 सेंटीमीटर होती है और पौधों से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। सिंचाई की जहाँ तक बात आती है, सिंचाई जो अगर आप मार्च अप्रैल में बुआई कर रहे हैं तो इसमें निश्चित है कि बुआई के पूर्व सिंचाई करना आवश्यक है। एक सिंचाई करके ही बुआई करें, इससे फसल का अंकुरण एक समान होगा। उसके बाद जो है यदि बरसात जो आपका मानसून के पहले की बरसात होती है, अगर हो जाती है तो सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है, अन्यथा फसल की बुआई के 20 से 25 दिन बाद एक सिंचाई देना आवश्यक है और उसके अनुसार अगर ज़रूरत हो तो 10 से 15 दिन पे सिंचाई करते रहें। यदि बरसात हो जाती है तो इन सिंचाइयों को देने की आवश्यकता नहीं है और यदि आवश्यक हो तो 1 महीने बाद 20-25 दिन बाद प्रथम सिंचाई के बाद आप जो है एक हाथ से भी इसकी निराई करवा देंगे तो खरपतवार की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के ज्यादातर किसान भाई अधिक पैदावार लेने की चाह में फसल में रासायनिक खादों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, जिससे उन्हें फसल से उत्पादन तो मिल जाता है, लेकिन इसका विपरीत प्रभाव मानव स्वास्थ्य के साथ साथ मृदा की उर्वरकता पर भी पड़ रहा है। ऐसे में किसान भाई नेडेप कंपोस्ट का प्रयोग करके फसलों से अच्छी पैदावार लेने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरकता को भी सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। इसीलिए किसान भाइयों, नेडेप कंपोस्ट को कैसे बनाएं, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र चौधरी से। किसान भाइयों, खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि मृदा की उर्वरता लगातार बनी रहे और उर्वरता को लगातार बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें रासायनिक खाद के साथ साथ देसी खाद का प्रयोग किया जाए। पहले जब पशु बहुत थे, देसी खाद खूब होता था और जैसे जैसे है जो हरित क्रांति के बाद में ट्रैक्टर का प्रयोग बढ़ा, उस ट्रैक्टर के प्रयोग बढ़ने से
किसानों के पास में है जो पशु कम होते गए, और पशु कम होने से अब स्थिति ये हो गई है कि काश्तकारों के पास में देसी खाद नहीं है। अब इस देसी खाद की कमी को पूरा करने के लिए किसान भाई क्या करें जिससे कि उनका उत्पादन लगातार बढ़ता रहे। तो इसको खाद अच्छा बनाने के लिए नेडअप कंपोस्ट बनाए, जिसमें 12 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा एक कंपोस्ट पिट बनाए, और कंपोस्ट पिट बनाते समय ईंटों से बनाए। का बनाने के लिए आपको लगभग 1200 ईंटों की आवश्यकता होती है, जिसकी कीमत होती है 4000 से 4200 रुपए तक। इसके साथ ही साथ 1500 रुपए की रेत व सीमेंट लगेगी और 700 रुपए मजदूरी के लगते हैं। अतः एक टांका बनाने में 5000 से लेकर 5400 रुपए तक की लागत आती है। अब पूरी सामग्री एकत्रित करने के पश्चात आप उचित रूप से नींव भरकर जमीन के ऊपर एक आयताकार टांका बनाइए। टांका बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे टांका बनाते समय 1.5 फीट की दूरी पर छेद छोड़ दिए जाते हैं। छिद्र इस प्रकार रखे जाते हैं कि पहली लाइन के 2 छिद्रों के मध्य में दूसरी लाइन के छिद्र आएं और दूसरी लाइन के 2 छिद्रों के मध्य में तीसरी लाइन के छिद्र आएं। इसका उद्देश्य यह होता है कि टांके में बने छिद्रों द्वारा हवा का आवागमन होता रहे। वहीं जो पदार्थ या अतिरिक्त पानी हम टैंक में डालते हैं तो वो अधिक होने पर छिद्रों के द्वारा बाहर निकल जाएगा। और हर 2 वर्ग फीट के बाद में एक ईंट की बारी छोड़ दे, यानी कि चारों तरफ से है जो उसमें ईंट की बारियां हों, जिससे उसमें एक्सेस पानी हो जो बाहर निकल सके, हवा का आदान प्रदान हो सके। किसान भाइयों, 12 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 3 फुट गहरा खड्डा अगर अपना जमीन, भारी जमीन तो जमीन के अंदर बना ले, और हल्की जमीन तो जमीन के ऊपर ईंटों से अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। छिद्र इस प्रकार रखे जाते हैं कि पहली लाइन के 2 छिद्रों के मध्य में दूसरी लाइन के छिद्र आएं और दूसरी लाइन के 2 छिद्रों के मध्य में तीसरी लाइन के छिद्र आएं। इसका उद्देश्य यह होता है कि टांके में बने छिद्रों द्वारा हवा का आवागमन होता रहे। वहीं जो पदार्थ या अतिरिक्त पानी हम टैंक में डालते हैं तो वो अधिक होने पर छिद्रों के द्वारा बाहर निकल जाएगा। किसान भाइयों, इस कंपोस्ट पिट को भरने के लिए फसलों के अवशेष, दूसरा गोबर, तीसरा मिट्टी और चौथा चाहिए पानी। जिस किसान के पास में भी 1-2 गाय या भैंस है, उनके पास ये चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए लगभग 1300-1400 किलो फसल अवशेष चाहिए, लगभग 1.25 कुंटल खेत की मिट्टी, तालाब की मिट्टी या बड़ या पीपल के नीचे की मिट्टी हो जाए, लगभग 92 किलो अर्थात लगभग 1 कुंटल गोबर चाहिए, और 1300-1400 लीटर पानी चाहिए। ये सब चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी करने के बाद में इसकी भराई शुरू करते हैं। टांके को भरने से पहले उसके अंदर व बाहर चूने से पुताई कर लेना चाहिए तथा ध्यान रखें कि टांके में भरने वाली सामग्री में कोई मोटी लकड़ी, तना या पत्थर और कांच इत्यादि नहीं मिले होना चाहिए। भराई करने के लगभग आधा फीट कंपोस्ट पिट में कचरा बिछा देते, फसलों के अवशेष बिछा देते। बिछाने के बाद में इसमें 3-4 आदमी इसको बढ़िया दबाए। दबाने के बाद में इसमें 8-10 बाल्टी गोबर का घोल डाले, और घोल डालने के बाद में इसके ऊपर आधा इंच बारीक मिट्टी बिछा दे। ये एक परत हो गई, और इस परत तरह से अपन 8-10 परत लगाते हुए 3 फीट पे आ जाते हैं, और फिर ऊपर लगभग 1.5 फीट आते हैं, और उसके बाद में समाधि की तरह से गोबर और मिट्टी से लीप के इसको बंद कर देते हैं, ताकि अंदर की गैस अंदर रहे, बाहर नहीं निकले। ये एक कंपोस्ट पिट की भराई हो गई। इसके बाद प्रत्येक 10 दिन के अंतराल से आप इस टांके का निरीक्षण करते रहें तथा जब कभी दरार दिखाई दे तो उसमें जल व गोबर मिलाकर डाल दें और दोबारा से सील कर दें। अब आप इस टांके में जगह जगह बांस या संबल से छेद कर उसमें 3 किलोग्राम राख फास्फेट को 15 से 20 लीटर पानी में घोल बनाकर डाल दें। साथ ही अलग अलग छिद्र करके 500 ग्राम एजोक्टोबैक्टर और 500 ग्राम राइजोबियम कल्चर एवं 1.5 किलोग्राम स्फुर घोलक जीवाणु खाद को 15 से 20 लीटर पानी में घोल बनाकर 80 दिन बाद डालें, जिससे आपके कंपोस्ट खाद की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। अब इन छिद्रों को पुनः बंद कर दें और 100 से 120 दिन में कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाएगी। एक बार में इस प्रकार के टांके से आपको 25 से 30 क्विंटल नाडेब खाद मिल जाएगी तथा एक वर्ष में इस टांके से आप लगभग 100 क्विंटल नाडेब खाद तैयार कर सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश में ज्यादातर किसान पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रायः ये देखा जाता है कि दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या के कारण पशुपालक हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको इस समस्या के कारण और निवारण की सही जानकारी नहीं होती है। तो पशुपालक भाइयों, इन दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या के प्रमुख कारण क्या हैं और इसका निदान आप कैसे करेंगे, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर लालचंद्र वर्मा। पशुओं में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका सीधा सा मतलब है कि पशुओं में बच्चा पैदा ना होना ही बांझपन कहलाता है। जब इन अंगों में तथा इनके कार्यों में कोई बाधा या परिवर्तन आ जाता है, तब विधान में रुकावट आ जाने से बच्चा पैदा नहीं होता है, जिससे पशु बांझ कहलाने लगता है। पशुपालकों के लिए दुधारू पशुओं में बांझपन एक बड़ी समस्या है। हमारे पशुपालक ये नहीं समझ पाते कि ये समस्या पशुओं में आती कैसे है, जबकि ये समस्या कई बार पशुपालकों द्वारा देखरेख में लापरवाही से ही आ जाती है। साथ ही कुछ अन्य कारण भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो आइए पहले बांझपन की समस्या के कारणों को जान लेते हैं। बांझपन का जो मादा में कारण है वो मुख्यतः शरीर रचना में खराबी, जननेंद्रिय रोग या जननेंद्रिय नली में अगर चोट हो जाए तो भी वो बांझपन का शिकार हो जाती है। कभी कभी हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं और पशु कुपोषण का भी शिकार हो जाता है। और एक जो खास बात है कि दूषित वातावरण में पशुओं को बांधने से भी पशु बांझपन का शिकार हो जाता है। अस्थायी रूप से बांझपन एक होता है, उसका मतलब होता है कि जो हमारे द्वारा सही से देखभाल नहीं की जाती है तो पशु अस्थायी रूप से बांझपन का शिकार होता है। वो है संतुलित आहार की कमी। ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगाकर दूध निकालने से भी पशु बांझ हो जाता है। तीसरी अवस्था होती फ्री मार्टिन, जब बच्चा अपने माँ के पेट में नर और मादा दोनों होते हैं, ऐसे में हार्मोन का संतुलन गर्भकाल के समय ही बिगड़ जाता है और जब बछिया बड़ी होती है तब वो बांझपन का शिकार हो जाती है। चर्बी चढ़ जाने के कारण वो बांझपन के शिकार हो जाते हैं। ये समस्या पशुओं में क्यों और कैसे आती है, हमारे विशेषज्ञ ने विस्तृत चर्चा की। अब हमारे पशुपालक ये भी जानना जरूर चाहेंगे कि स्वस्थ पशुओं को इस समस्या से कैसे बचाया जाए और साथ ही जो पशु बांझपन से ग्रस्त हो गए हैं उनका उपचार कैसे किया जाए। तो आइए अब इस विषय पर पूरी जानकारी लेते हैं। आहार में पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ की कमी को पूर्ण करने पर पशु को बांझ से बचाया जा सकता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि पर्याप्त तापक्रम, रोशनी और हवा का वातावरण पशु के गर्भाधान में बहुत ही सहायक होता है। इसलिए पशुशाला स्वच्छ होनी चाहिए और रोशनी बराबर पहुंचनी चाहिए, जिससे उसे प्रजनन अंग सही से काम करते हैं। किसी कारण से भी अगर पशु बांझ हो जाता है तो उस समय हमें चिकित्सा एवं रोकथाम की आवश्यकता पड़ती है। बांझपन की चिकित्सा में विटामिन ई, विटामिन ए, रिसेप्टाल, जेंटामाइसिन आदि का इंजेक्शन लगा करके उनके बांझपन को खत्म किया जा सकता है। बीटासेप्ट 10 से 15 मिलीलीटर मांस में प्रति सप्ताह लगाया जाए या हिविट 1 मिली चमड़ी में या मांस में लगाने से उसका बांझपन दूर हो जाता है। मुख द्वारा जो दवाइयाँ दिया जाता है उसमें प्रजना कैप्सूल, बांझना कैप्सूल, हर्गोवाइन 4-4 कैप्सूल दिन में एक बार के साथ 2 दिन तक दिया जाए तो पशु में बांझपन की समस्या दूर हो जाती है। इन छोटी छोटी बातों को यह बड़ी बात रख करके किसान भाई उपयोग में लाते हैं तो उनका पशुधन समाज के लिए एक बहुत ही कारगर और लाभदायक सिद्ध होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है
उसे पूछा है जिला रांची के कृषक श्यामलाल महतो ने। इनकी गेहूं की फसल में दीमक कीट का प्रकोप देखने में आ रहा है, या इसके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो श्यामलाल महतो जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इस समय दीमक का अत्यधिक प्रकोप विभिन्न फसलों पर हो रहा है, क्योंकि ये कीट भूमिगत रहता है एवं जड़ों को काटता है। यदि भूमि में दीमक है तो ये जो खड़ी फसल पर नुकसान करेगी। खड़ी फसल में यदि दीमक लगी है तो हम जो है क्लोरपाइरीफोस जो दवा है इसकी 4 लीटर मात्रा 1 हेक्टेयर की दर से उपयोग करें, और ये दवा हम सिंचाई के पानी के साथ में दे दें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कंबाइन हार्वेस्टर मशीन की विशेषताएं और उपयोगिता, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।